चलिए सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सीजीपीएससी अधीक्षक के क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है लोकगीत, तो आज भी हम लोग कुछ लोकगीत बाकी रह गए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही साथ जो गीतकार हैं, लोकगीत को कौन कौन से गीतकार गाए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, चूँकि उनका नाम भी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीतकारों के नाम भी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो हम लोग उनके नामों को भी याद करेंगे। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज का ई बुक, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को छत्तीसगढ़ पंचायती राज का ई बुक, जो कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम के नए पैटर्न के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया है। आप जानते हो कि सीजीपीएससी में एक बार 2017 के एग्ज़ाम में या 18 के एग्ज़ाम में पूरे पंचायती राज के क्वेश्चंस भर दिया गया था। आप जानते हो कि जो पंचायती राज का जो क्वेश्चन होता है उसका कॉन्सेप्ट रहता है, इतना हावी हो जाता है इंसान के ऊपर कि वो सॉल्व ही नहीं कर पाता। ठीक है, सॉल्व तब कर पाएगा ना जी जब वो पढ़ेगा, है ना। कई सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हम लोग को समझना रहता है ना। तो काफ़ी दिक्कतें होती है हमें पंचायती राज को पढ़ने में। तो अगर आप इस ई बुक को लेते हैं या इस ई बुक में लिखे गए कंटेंट को आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, वो बेनिफिट्स साबित होगा, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वो काम आएंगे। मेन अगर आप देखेंगे तो व्यापम में होने वाला एग्ज़ाम जैसे कि आरआई पटवारी है, मंडी निरीक्षक है, अमीन पटवारी है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए पंचायती राज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपका सीजीपीएससी अधीक्षक और सीजीपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पंचायती राज के अधिकतर क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप लोग को देरी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके पश्चात क्या करेंगे, आप लोग ई बुक वाले सेक्शन में जाएंगे। ई बुक वाले सेक्शन में जाने के पश्चात आप लोगों को ई बुक दिखाई देगा, सभी प्रकार की ई बुक, जैसे कि मेरे हिस्ट्री का ई बुक भी दिखाई देगा। और ध्यान रखना, उसमें मैंने पूरा हिस्ट्री को शामिल नहीं किया है, मैंने हिस्ट्री का ई बुक जरूर बनाया है, लेकिन वो किसके पर्पस से है, वो मेंस एग्ज़ाम के पर्पस से है। वहाँ पर मैंने मेंस का मॉडल आंसर लिखा हुआ है, लेकिन कई बच्चे लोग उसको पूरा हिस्ट्री आकर के परचेस कर लिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है कि मेंस में हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है जी। और यहाँ पर मैं इस पोस्टर में आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारा पंचायती राज का ई बुक है जिसको जैन सर ने डिज़ाइन किया हुआ है, ये मात्र आपको 128 रुपये पर मिलने वाला है। तो देरी ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस ई बुक को परचेस जरूर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को फिर से गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग प्रणय यानी कि प्रेम गीत से संबंधित, ठीक है, कुछ गीतों को पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि ददरिया गीत को, है ना, ददरिया गीत जी एक बार आपने सुना भी होगा, कई सारे ददरिया गीत फेमस हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। लोग खेतों में गाते हुए, ठीक है, मतलब खेतों में काम करते हुए, झूमते हुए और उत्साहपूर्वक इस गीत को गाते हैं, ददरिया गीत। तो उपाधि लोकगीतों का राजा, ददरिया गीत को क्या कहा जाता है, ददरिया गीत को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ददरिया गीत का जो उपनाम है या उपाधि है, ठीक है, ददरिया गीत को, ददरिया के अलावा इसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ददरिया गीत जो होता है उत्साह से भरा गीत होता है और इसे लोग जब गाते हैं, ठीक है, तो उनका जो मनोरंजन का ठिकाना नहीं रहता, वो खुशी से झूम उठते हैं, गा गा के अपनी जो दुख है उसको क्या करते हैं, मतलब दुख का नामो निशान नहीं होता, इंसान बहुत ही खुशनुमा हो जाता है ना, ददरिया गा के। तो ये लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को। ददरिया को क्या कहा जाता है, लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ये प्रेम प्रणय गीत और श्रम गीत है। ददरिया क्या है, प्रेम गीत है, प्रणय गीत है और श्रम गीत है। आप लोग को याद रखना है, ददरिया गीत को क्या क्या कहा जाता है, प्रेम गीत, प्रणय गीत और श्रम गीत कहा जाता है, ठीक है। ये जो ददरिया होता है ये सवाल जवाब की शैली में होता है है ना। ये जो ददरिया गीत होता है वो
किसमें होता है? सवाल जवाब की शैली में लोग गीत गायन करते हैं। और रस होता है वो है श्रृंगार रस, और अवसर होता है वर्षा ऋतु के अवसर पर। कब कब गाते हैं ददरिया गीत? वर्षा ऋतु के अवसर पर ददरिया गीत गाया जाता है। तो ददरिया गीत का गायन कब कब होता है? तो पहला याद रखना है आप लोग को, वर्षा ऋतु। ददरिया गीत लोग गाते कब हैं? वर्षा ऋतु में गाते हैं। फसल बोते समय गाते हैं, फसल बोते समय इस गीत को गाया जाता है। उसके अलावा इसमें युवक व युवतियां दोनों शामिल होती है। इसमें युवक व युवतियां दोनों शामिल होती है। तो याद रखना है, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया को क्या कहा जाता है? लोकगीतों का राजा कहा जाता है। इस लोकगीत में युवक और युवतियां दोनों शामिल रहती है। जब खेतों में काम करते हैं तो कुछ युवक भी शामिल रहते हैं, युवतियां भी शामिल रहती है, और दोनों लोग हास्य व्यंग्यपूर्ण इस गीत को गाते हैं और सवाल जवाब की शैली में इस गीत को गाते हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, एक ददरिया गीत है, माते रही बे माते रही बे माते रही बेगा। इस टाइप से एक गाना है जो कि अधिकतर चलता रहता है, जिसको अनुज शर्मा भी गाए हैं, है ना। कैसे माते रही बे रे अल बेला मोर, है ना। तो इस टाइप से कुछ गाने के बोल हैं, है ना। तो इसको भी ददरिया गीत है करके बोला जाता है। कभी कभी तो CGPSC के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ददरिया गीत गाकर सुनाइए, है ना। अगर लोकगीतों का राजा है ददरिया, अगर आप CGPSC के कभी इंटरव्यू में चले गए हैं तो आपको पूछा भी जा सकता है कि एक आध ददरिया सॉन्ग गा के सुनाइए। तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन भी करके रखना पड़ेगा। अगर आपने हॉबी में लिख दिया है लोकगीत, तो आपको 2-4 लोकगीत भी याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, है ना। अब देखते हैं ददरिया के गीत के साथ खेत की निदाई। लोग ददरिया गीत गाते हुए खेत की निदाई करते हैं, बड़े ही मज़े से और आनंद में झूमते हुए काम करते हैं, जिससे जो ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं, स्त्री पुरुष, उन्हें काम क्या कब काम करने आए थे और कब वो काम ख़त्म कर चुके हैं ऐसे पता भी नहीं चलता, और वो आनंद से झूमते हुए काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ददरिया गीत के फ़ायदे। बैगा जनजाति ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करती है। हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है बैगा जनजाति, ठीक है, जो कि मैकल श्रेणी, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया वाले क्षेत्र में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब जिला है वो कबीरधाम जिला है, जिसमें बैगा लोग का कुछ ज़्यादा ही जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। और याद रखना है कि बैगा जनजाति ददरिया गाते गाते हुए भी ददरिया नृत्य जो है वो करती है। उसके अलावा इसके गीतकार का नाम है, ददरिया जो गीत है उसके गीतकार का नाम है लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, शेख हुसैन। आपने इनका सॉन्ग भी सुना होगा लक्ष्मण मस्तूरिया का, लेकिन उनका निधन हो चुका है भाई, है ना। लक्ष्मण मस्तूरिया का निधन हो चुका है। मोर संग चलो रे मोर संग चलो ना, ऐसे करके आपने गाना सुना होगा ना, वो किसका है? लक्ष्मण मस्तूरिया जी का है। दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, शेख हुसैन, ये सारे ऐसे गीतकार हैं जो क्या गाते हैं? ददरिया गाते हैं। तो आपको 2-4 गीत का नाम भी याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछे जाते हैं? ददरिया गीत भी पूछे जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी पूछे जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पोशाक भी पूछा जा सकता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य को पूछा जा सकता है, जनजाति नाट्य को भी पूछा जा सकता है, लोक गाथा को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग गीतकार का नाम रखते हैं, याद रखते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया। तो ददरिया गीत के गीतकार का नाम क्या है? लक्ष्मण मस्तूरिया। याद हुआ? सबसे पहले एल याद करना है, एल से लक्ष्मण मस्तूरिया। ददरिया गीत के गीतकार का नाम क्या है? लक्ष्मण मस्तूरिया। दिलीप सड़ंगी, केदार यादव और शेख हुसैन। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव और शेख हुसैन। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव और शेख हुसैन। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव और शेख हुसैन, ठीक है। ये सब ददरिया गीत के गीतकार का नाम है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग ददरिया गीत से संबंधित प्रश्न को भी देखते हैं। देखो,
मैं ऐसे प्रश्नों को इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर क्लियर हो जाए। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न को क्या बोला जा रहा है। ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ददरिया गीत प्रश्नोत्तर सवाल जवाब की शैली पर आधारित होता है, ये भी हमारा क्या है, सत्य है। ददरिया गीत वीर रस पर आधारित होता है, ये गलत है। ठीक है, ददरिया गीत वीर रस पर आधारित नहीं होता है। तो हमारा 1 और 2 जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं और वहीं पर आप 1-2 ठो MCQ कर देते हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो याद रखिएगा, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया को क्या कहा जाता है, लोकगीतों का राजा कहा जाता है। आगे, ददरिया प्रेम प्रणय गीत है, बिल्कुल सत्य है। इसे श्रम गीत भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। ददरिया केवल महिलाएं ही गाती है क्या, गलत है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ददरिया को सिर्फ महिला नहीं गाती, ददरिया गीत में महिला भी शामिल रहते हैं और पुरुष भी शामिल रहते हैं और दोनों नोक झोंक करते हुए इस गीत को गाते हैं, बड़े ही आनंदपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट, ददरिया गीत युवक युवतियों के द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सही है। ददरिया गीत जो है वो युवक और युवतियों के द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। यह सवाल जवाब पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है। ददरिया को वीर नृत्य के रूप में भी वर्गीकृत किया गया, ये गलत है। तो हमारा केवल 1 और 2 कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी समझा है तो प्रश्नों को भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे चंदैनी गायन। क्या देखेंगे जी हम लोग, दूसरा नंबर चंदैनी गायन। ठीक, तो इसका आधार क्या है, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। जो चंदैनी गायन होता है, ठीक है, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। बचपन में भी हमें लोरिक चंदा के बारे में कहानियां सुनाया जाता था। ठीक है, तो चंदैनी गीत है, लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है और इसकी जो शैली होती है गाथामय शैली होती है, कहानी नुमा, याद रखिएगा।
अरे वॉइस नहीं आ रहा था क्या जी? सॉरी 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 जी, है ना, मुझे लगा वॉइस आ रहा होगा करके, आप लोग का वॉइस जो है वो गायब हो गया था, तो इसको मैं फिर से करवा देती हूँ, ठीक है, फिर से करवा देती हूँ। तो हमने देखा है चंदेनी गायन के बारे में, क्या देखा है? चंदेनी गायन के बारे में, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग का शायद तक वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, मैं इसको मैं फिर से करवा देती हूँ। तो चंदेनी गायन के बारे में मैंने बताया, तो चंदेनी गायन के प्रमुख गीतकार का नाम क्या है? चिंता दास है। चंदेनी गायन के प्रमुख गीतकार का नाम क्या है? चिंता दास है। और चंदेनी गायन में हम लोरिक चंदा के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पढ़ते हैं। और अधिकतर जो चंदेनी गायन जो है वो राउत जाति के लोग किया करते हैं। अधिकतर जो चंदेनी गायन है वो कौन सी जाति के लोग किया करते हैं? राउत जाति के लोग किया करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो लोरिक है, ठीक है, जो हीरो है यहाँ का, जो नायक है वो कौन से ग्राम से बिलोंग करता है? तो रीवा ग्राम से बिलोंग करता है। और जो कि नायिका है चंदा, वो आरंग से बिलोंग करती है। तो चंदा कहाँ से बिलोंग करती है? आरंग से बिलोंग करती है। और जो लोरिक है वो कहाँ से बिलोंग करता है? रीवा ग्राम से बिलोंग करता है। और याद रखना है आप लोगों को क्वेश्चंस। तो लोरिक चंदा से संबंधित कथन दिए गए हैं। तो चंदेनी लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। लोरिक का संबंध कहाँ से है? आरंग से है क्या? नहीं है। लोरिक का संबंध रीवा ग्राम से है। चंदा का संबंध रीवा ग्राम से है क्या? नहीं है। कहाँ से है चंदा का संबंध? आरंग से है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी था एल फॉर क्या जी? एल फॉर लोरिक फॉर यहाँ पर रीवा, और यहाँ पर चंदा फॉर आरंग मैंने लिखा था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। वो क्या बोलते हैं, वॉइस नहीं आ रहा था आप लोगों को, मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चंदेनी गायन मूल रूप से राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, बिल्कुल सही है। चंदेनी गाथामयी शैली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। चंदेनी गीतमयी शैली है, तो दोनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा 1 2 3 कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उसके अलावा चंदेनी गायन में टिमकी और ढोलक का उपयोग होता है क्या? बिल्कुल होता है। चंदेनी के प्रमुख कलाकार कौन हैं? चिंता दास हैं, ये भी सही है हमारा। चंदेनी में आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है क्या? नहीं होता। तो हमारा 1 और 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और इस तरह से आप लोग को याद रखना है, चंदेनी गायन अधिकतर राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। तो चंदेनी गायन राउत जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भरथरी गायन के बारे में। सॉरी बीच में वॉइस नहीं आ रहा था होगा, है ना, कॉल आया था तो उसे ऑफ कर दिया गया था, लेकिन मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे भरथरी गीत के बारे में, है ना। तो मैंने सबसे पहले गीत के बारे में आप लोग को पढ़ाया, तो पहला गीत के बारे में हमने क्या पढ़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताते जाएंगे आप लोग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, है ना, हमने चंदेनी गायन को पढ़ा। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे भरथरी गीत के बारे में। तो भरथरी गीत छत्तीसगढ़ की लोकगीत की विधा है, जो राजा भरथरी और रानी पिंगला की वैराग्य और जीवन की गाथा को दर्शाती है। तो रानी पिंगला और राजा भरथरी के वैराग्य जीवन को दर्शाती है कौन सा गीत? भरथरी गीत। यह नागपंथी गायकों द्वारा अधिकतर गाया जाता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो नागपंथी गायकों के द्वारा गाया जाता है, जो खुद को योगी बताते हैं, और पारंपरिक रूप से इकतारा व सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ याद करना है, अभी मैं कहानी वगैरह नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को गीतों के बारे में बता रही हूँ। बाद में जब मैं आप लोगों को लोक गाथा पढ़ाऊँगी ना, उसमें मैं रानी पिंगला और भरथरी के बारे में पूरा कहानी को सुनाऊंगी। तो जितना भी लोक गाथा है, दसमत कहना है, नगेसर कहना है, और यहाँ पर रानी पिंगला और राजा भरथरी की लोक गाथा है, उसे मैं लोक गाथा वाले चैप्टर में सुनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ गीतों के बारे में सुना रही हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ गीतों को याद रखना है कि भरथरी गीत में रानी पिंगला और राजा भरथरी के वैराग्य जीवन के आधारित क्या है, एक गीत होता है जिसको भरथरी गीत कहा जाता है। और भरथरी गीत को अधिकतर नागपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, जो कि खुद को क्या बताते हैं? योगी बताते हैं, जो कि खुद को क्या बताते हैं? योगी बताते हैं।
और पारंपरिक रूप से एकतारा व सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कहा कि जो हमारा चंदेनी गायन है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो चंदेनी गायन में मैंने कहा कि ढोलक और टिमकी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम भरथरी गायन की बात करें तो भरथरी गायन में एकतारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है कि भरथरी गायन में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो भरथरी गायन में एकतारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भरथरी गायन की गायिका का नाम बताइए, चंदेनी गायन के गायक का नाम बताइए, भरथरी गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भरथरी गायन में एकतारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो भरथरी गायिका है छत्तीसगढ़ की, जो भरथरी गायिका है उनका नाम है सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुरुजबाई खांडे वर्तमान में जीवित है कि निधन हो गया है। ठीक है, तो सुरुजबाई खांडे के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सुरुजबाई खांडे वर्तमान में जीवित है कि उनका निधन हो चुका है, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सुरुजबाई खांडे भरथरी गायिका है। तो सुरुजबाई खांडे एक प्रसिद्ध भरथरी गायिका है, ध्यान दीजिएगा। सुरुजबाई खांडे क्या है, एक प्रसिद्ध भरथरी गायिका है। तो इसमें विषय क्या है, राजा भरथरी की वैराग्य और उनके जीवन की गाथा का वर्णन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध लोकगीत की एक विधा है। इसकी प्रसिद्ध गायिका है सुरुजबाई खांडे और यही प्रश्न में पूछा गया है। और इसका वाद्य यंत्र क्या है, एकतारा और सारंगी। तो भरथरी गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, एकतारा और सारंगी। भरथरी गायन की प्रमुख गायिका का नाम क्या है, तो भरथरी गायन की प्रमुख गायिका का नाम है सुरुजबाई खांडे। ध्यान दीजिएगा, भरथरी गायन की प्रमुख गायिका का नाम क्या है, सुरुजबाई खांडे। इसकी उत्पत्ति उज्जैन मालवा में एक लोक कथा के रूप में हुआ, मतलब इसकी उत्पत्ति उज्जैन में हुई और यह जो लोक कथा है फैलते फैलते हमारे छत्तीसगढ़ में भी आई, क्योंकि हम लोग किसके पार्ट थे, हम लोग मध्य प्रदेश के ही पार्ट थे। ठीक है, तो यह फैलते फैलते हमारे छत्तीसगढ़ में भी आई, जिसको सुरुजबाई खांडे ने भी गाना शुरू किया। और वो जो सुरुजबाई खांडे हैं भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका भी हैं। शुरुआत में इसे व्यक्तिगत रूप से खंजरी से बजाया जाता था। खंजरी, खजरी नहीं जी, ठीक है, खंजरी, खंजरी नामक वाद्य यंत्र से बजाया जाता था शुरुआत में। फिर बाद में एकतारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सारंगी वाद्य यंत्र कौन सा है, ये है सारंगी वाद्य यंत्र। आप लोग देख सकते हो कि सारंगी वाद्य यंत्र कैसे दिखाई देता है। तो सारंगी वाद्य यंत्र इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर आप जो दिखाई दे रहे होंगे ये है एकतारा वाद्य यंत्र। तो भरथरी गायन में सारंगी और एवं एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, भरथरी गायन में कौन कौन से दो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो भरथरी गायन में सारंगी और एकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, भरथरी गायन में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सारंगी और एकतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो खंजरी वाद्य यंत्र किसको बोला जाता है, खंजरी वाद्य यंत्र इसको बोला जाता है, खंजरी, खंजरी वाद्य यंत्र इसको बोला जाता है। खंजरी में लकड़ी या पीतल की एक गोलाकार परिधि होती है जिसके एक तरफ चमड़ा मड़ा होता है और दूसरी तरफ खुला होता है। तो आपको ध्यान देना है कि खंजरी वाद्य यंत्र किस प्रकार का दिखाई देता है, तो इस प्रकार का दिखाई देता है खंजरी वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले भरथरी गायन में खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, बाद में फिर एकतारा और सारंगी नामक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया गया भरथरी गायन में। ठीक है, तो रानी पिंगला और राजा भरथरी के वैराग्य जीवन पर आधारित है कौन सी गीत, भरथरी गीत। भरथरी गीत की प्रसिद्ध गायिका हैं जिनका नाम है सुरुजबाई खांडे। और इस गीत में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो भरथरी गायन में एकतारा और सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन शुरुआत में जब इसे गाया जाता था तो खंजरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस गीत की उत्पत्ति उज्जैन के मालवा क्षेत्र से हुई है, फिर वो फैलते फैलते धीरे
धीरे कहाँ आई, छत्तीसगढ़ में आई, और इसे सुरुजबाई खांडे जी ने गाना जो है वो शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़े जी। तो अब हम लोग देखते हैं नारी प्रधान कौन कौन सी गीत होती है, ऐसा कौन कौन सा गीत है जिसको नारियां गाती है। ठीक है, तो नारी प्रधान गीत हो गई आपका। ठीक है, तो संस्कार विषय गीत जैसे जन्म गीत है, विवाह गीत है, इसको नारियां गाती है ना। तो कौन कौन सी गीत को नारी लोग गाते हैं, लड़की लोग गाते हैं या महिला लोग गाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसे गीत हैं जिसको महिलाएं और लड़कियां गाती हैं। तो जन्म गीत है और विवाह गीत, जैसे जन्म संस्कार से रिलेटेड गीत है, आपने देखा कल सोहर गीत देखा आपने, है ना। उसके बाद छठी गीत को देखा आपने, है ना। जब पुत्र पैदा होता है तो उस दौरान भी गीत गाया जाता है, लोरी गीत गाया जाता है जिसको महिलाएं गाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा जन्म गीत और विवाह गीत भी महिलाएं गाती है। उसके अलावा नृत्य गीत, तो सुआ गीत भी महिलाएं गाती है और नाचती है। ठीक है, सुआ गीत में क्या होता है कि महिलाएं गाती है और सुआ नाच नाचती है, और भोजली के समय भोजली भी गीत गाती है महिलाएं। पर्व गीत जैसे कि गौरा गीत गाती हैं, सवनाही गीत गाती हैं। आपको पता है कि सवनाही गीत कब गाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सवनाही गीत का गायन कौन से माह में किया जाता है, मुझे जानना है, क्योंकि मैंने सवनाही गीत के बारे में आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो सवनाही गीत कब गाया जाता है, आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ऋतु गीत, बारामासा गीत और ददरिया गीत भी महिलाएं गाती है, और अन्य गीत में लोरी गीत भी महिलाएं गाती है। तो कौन कौन सी ऐसे गीत हैं जिसको महिलाएं गाती है, आप लोग को ध्यान देना है। तो महिलाएं लोरी गीत भी गाती है और संस्कार विषयक गीत गाती है, जैसे जन्म गीत, विवाह गीत, ये सारे गीतों को महिलाएं गाती है। और नृत्य गीत की बात करें हम, सुआ गीत, भोजली गीत को भी महिलाएं गाती है। पर्व गीत में है गौरा और सवनाही गीत को गाती है। ऋतु गीत में है बारामासा और ददरिया गीत को गाती है। अगर अन्य गीत की बात करें तो लोरी गीत को भी महिलाएं गाती है। चलो अब पुरुष प्रधान गीत की अगर हम बात करें, तो पुरुष प्रधान गीत में कौन कौन सी गीत हैं जिसको पुरुष लोग गाते हैं। तो पुरुष लोग डंडा, कर्मा, मड़ई और नाचा, ये सारे गीत को गाते हैं और नाचते हैं भाई। डंडा गीत को भी पुरुष गाते हैं, कर्मा गीत, मड़ई गीत और नाचा गीत को भी पुरुष के द्वारा गाया जाता है। फिर जाति गीत में है बांस गीत, देवार गीत और रास, इसको गाते हैं। धार्मिक गीत में भजन और जमारा को भी पुरुष गाते हैं। ऋतु गीत में बारामासा और वर्षा गीत को भी पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, और साथ ही साथ ददरिया गीत को भी पुरुष गाते हैं। ददरिया गीत को केवल महिला नहीं गाती, ददरिया गीत को महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी गीत को महिलाएं गाती है और कौन कौन सी गीत को पुरुष गाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि ददरिया गीत में सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। ददरिया गीत सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है ददरिया गीत, और ददरिया गीत को महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। याद रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग प्रमुख गीतकारों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने जितना भी गीत था उसको कंप्लीट कर दिया है भाई, और जितना भी गीत मैंने इन 3 क्लासों में आप लोग को पढ़ाया है, एक बार अच्छे से ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। और मैंने सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं आप लोगों को। देखो मैं गीतों के बारे में पढ़ाते जा रही हूँ और साथ ही साथ प्रश्नों को भी कवर करवाते जा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर थ्योरी प्लस MCQ दोनों मिल गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इसका रिविज़न करना है। क्या करना है, रिविज़न करना है। तो चलिए अब हम लोग गीतकारों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहली एक गीतकार का नाम देखते हैं, पंडवानी गीतकार, ये पंडवानी कलाकार, पंडवानी गीतकार। पंडवानी गीत ऐसा होता है जो कि कहानी और गाने के माध्यम से गा गा के, कहानी सुना सुना के गाया जाता है। पंडवानी गीतकार का नाम है तीजन बाई। तो सबसे पहले हम लोग तीजन बाई के बारे में पढ़ते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन जो है वो तीजन बाई से पूछा जाता है। ठीक है, तो पंडवानी गीत गायिका तीजन बाई जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तीजन बाई का जन्म 1956 में हुआ था। याद रखिएगा, तीजन बाई जी का जन्म कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, इनका निवास स्थान देखते हैं, पाटन जिला दुर्ग। तो जो तीजन बाई जी हैं वो पाटन जिला दुर्ग से निवास करती हैं। ठीक है, निवास स्थान इनका लोक कला है पंडवानी। महाभारत पर आधारित कथा गायन शैली है, मतलब महाभारत पर आधारित एक कथा होती है जिसको गा गा कर पंडवानी में सुनाया जाता है। और इसकी शैली जो होती है कपालिक शैली होती है, और गायन प्रारंभ किया 1973 में। कपालिक शैली मतलब खड़े सज्जा,
खड़े साज बोलते हैं, खड़े सज्जन ही साज बोलते हैं, जिसमें खड़े हो होकर पंडवानी को गाया जाता है। तो इनकी शैली का नाम है कपालिक शैली। और इन्होंने पंडवानी गायन कब से शुरू किया है? 1973 से तीजन बाई ने पंडवानी गायन शुरू किया है। तो पाटन दुर्ग की निवासी हैं हमारी पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई, दुनिया भर में मशहूर है हमारी छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, ठीक है, जो कि पद्मश्री पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। कौन कौन से पुरस्कार सम्मान मिला है सबके बारे में देखेंगे। 1955 में इनका जन्म हुआ है पाटन दुर्ग में, ठीक है। इनके लोक कला का नाम क्या है? पंडवानी। ये देश विदेश में अपना नाम जो है वो कमा चुकी हैं। ऐसी हैं हमारी छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाली तीजन बाई, ठीक। तो इनकी संस्था का नाम है, तीजन बाई की जो पंडवानी संस्था का नाम क्या है ऐसा पूछा जाएगा तो मनमोहना है। तीजन बाई की जो पंडवानी संस्था का नाम कभी पूछा जाए आपसे तो याद रखना है, तीजन बाई की जो पंडवानी संस्था है उसका नाम क्या है? मनमोहना, मन को मोह लेने वाला मनमोहना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की अगर हम बात करें तो 1985 में फ्रांस के भारत महोत्सव में प्रस्तुति, फ्रांस में एक भारत महोत्सव वाला सम्मेलन हुआ, वहाँ पर 1985 में, ठीक है, तीजन बाई का परफॉर्मेंस हुआ। उन्हें 1985 में फ्रांस जाने का मौका मिला और यहाँ से उनके करियर की सबसे बड़ी शुरुआत हुई। 1985 में उन्हें फ्रांस जाने का मौका मिला। हालांकि 1973 से उनका करियर जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आप सोचो 1985 में उन्हें फ्रांस जाने का मौका मिला। वो कहाँ कहाँ पर गई हैं? वो मॉरिशस गई हैं, स्विट्जरलैंड गई हैं, जर्मनी गई हैं, आदि देशों में उन्होंने पंडवानी का प्रदर्शन किया, ठीक है। पंडवानी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी प्रसिद्धि की बात है कि हमारी पंडवानी कलाकार तीजन बाई फ्रांस जैसे, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जाके अपना परफॉर्मेंस दे चुकी है, ठीक है। और श्याम बेनेगल की श्रृंखला भारत एक खोज की पंडवानी गायन, मतलब भारत एक खोज सीरियल में भी जो हमारी तीजन बाई है वो पंडवानी गायन जो है वो कर चुकी है, याद रखिएगा। अब देखते हैं इनके प्रमुख पुरस्कारों के बारे में कि तीजन बाई को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। ये कई बार से प्रश्न पूछा गया है कि तीजन बाई को पद्मश्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला। एक कई बार से स्टेटमेंट में पूछा गया है प्रश्न को, इसलिए हमें याद रखना है तीजन बाई को पद्मश्री कब मिला। पद्मश्री ऐसे पी याद रखना है ना, मतलब तीजन बाई ऐसी कलाकार हैं जिन्हें तीनों पुरस्कार मिल चुका है। P3 मतलब पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये तीनों मिल चुका है। तो आप लोग को याद रखना है P3 करके, ठीक है। तो इस डेट को आप लोग को नहीं भूलना है। पद्मश्री 1987, पद्म भूषण, भूषण कब मिला है इन्हें? 2003 में। उसके बाद पद्म विभूषण, विभूषण मिला है इन्हें 2019 में। विभूषण कब मिला है इन्हें? 2019 में, याद रखिएगा। तो तीजन बाई जी को पद्मश्री सबसे पहले मिला, तीजन बाई जी को पद्मश्री सबसे पहले मिला। कला के क्षेत्र में उन्होंने अनोखा योगदान दिया, सराहनीय योगदान दिया, जिसके चलते उन्हें 1987 में भारत सरकार के द्वारा क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्म भूषण अवार्ड मिला 2003 में। कला क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से परचम लहराया, छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत को भी विश्व प्रसिद्धि ख्याति दिलवाई, जिसकी वजह से उन्हें 1987 में पद्मश्री तो मिला ही था, लेकिन 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया और 2019 में पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया। और फुफुओका पुरस्कार जापान का इन्हें 2018 में प्राप्त हुआ। तो तीजन बाई को फुफुओका पुरस्कार भी 2018 में प्रदान हो चुका है, ठीक है। तो याद हुआ आप लोगों को पद्मश्री 1927, पद्म भूषण 2003, ठीक है। उसके अलावा पद्म विभूषण 2019 और फुफुओका पुरस्कार 2018 में इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जी, कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी इन्हें नवाजित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला इन्हें 2022 में और अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। आप देख सकते हैं ये हमारी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं जिनका नाम है तीजन बाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ की एक फेमस कलाकार हैं जिनका नाम है तीजन बाई। अब
यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार तीजन बाई को मिले हैं? पद्मश्री मिला है क्या जी? हाँ बिल्कुल मिला है, 1987 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण मिला है 2003 में, पद्म विभूषण मिला है 2019 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही जस्ट मैंने दिखाया था कि नहीं, 1987, 2003 और 2019 में मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लगाना है भारत रत्न इन्हें मिला है क्या? नहीं मिला है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? ए और बी, ए बी सी और ए सी डी, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीजन बाई से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने पंडवानी की कपालिक शैली में गायन किया। अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, हट जा रही हूँ सामने से। उन्होंने पंडवानी की कपालिक शैली में गायन किया। उन्हें फुफुओका पुरस्कार जापान में मिला। उनकी संस्था का नाम मनमोहना है। उन्हें पद्म भूषण 2019 में मिला। ठीक है, तो उन्होंने पंडवानी की कपालिक शैली में गायन किया, ये तो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने फुफुओका पुरस्कार जापान में मिला, सत्य है। उनकी संस्था का नाम मनमोहना है। उन्हें पद्म भूषण कब मिला? 2003 में मिला। तो हमारा ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? प्रश्नों को सॉल्व करना है ना। नेक्स्ट, पद्म भूषण उन्हें 2003 में मिला था और पद्म विभूषण 2019 में मिला था। अब यहाँ पर तीजन बाई पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है क्या? बिल्कुल सत्य है। तीजन बाई ने 1985 में फ्रांस में हुए भारत महोत्सव सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल सत्य है। तीजन बाई को पद्म विभूषण 2022 में प्राप्त हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें पद्म विभूषण 2019 में प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को याद करना है पद्मश्री, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो ये काम करना, आप लोग श्री याद करो। श्री के बाद भूषण, भूषण के बाद आप लोग को याद करना है विभूषण। तो श्री को तो आप लोग को 1987 याद ही रखना है, उसके बाद भूषण को 2003 याद रखना है, विभूषण को 2019 याद रखना है। इस तरह से आपके प्रश्न बन पाएंगे। तो आपका जो कथन 1 है वो सही हो जाता है, कथन 2 है वो सही हो जाता है, आपका कथन 3 है वो गलत हो जाता है। तो आपका ए और बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए और बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को क्या करना है? मिलान करना है, सही जोड़े मिलान करना है। ये एक स्तंभ 1 स्तंभ 2। पंडवानी संस्था, तो तीजन बाई की पंडवानी संस्था का नाम क्या है? मनमोहना है, बिल्कुल सत्य है। टीवी धारावाहिक में प्रस्तुति दिया भारत एक खोज में। भारत एक खोज जो सीरियल है उसमें भी तीजन बाई जो है प्रस्तुति दे चुकी हैं। इनके पुरस्कार का नाम है फुफुओका। तो इस तरह से इनका ए का 1, 2 का बी और 3 का सी, ये तीनों जो कथन है वो क्या है? आपस में सही सुमेलित हैं। तो इस तरह से अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ साथ आप एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ आपको बने रहना है। फ्री में निःशुल्क क्लासेस दिया जा रहा है अधीक्षक के लिए, जो कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और अधीक्षक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास को कभी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी सॉल्व जो है वो करते जाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी कुछ? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। तीजन बाई पाटन दुर्ग की निवासी हैं, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने 1973 से पंडवानी गायन शुरू किया, बिल्कुल सत्य है। उन्हें 1987 में पद्म श्री प्राप्त हुआ, बिल्कुल सत्य है। तो हमारा ए बी सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीजन बाई पाटन दुर्ग की निवासी है, यही क्वेश्चन था क्या? रिपीट हो गया? क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी आंसर तीनों सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे झाड़ूराम देवांगन के बारे में। ठीक है, झाड़ूराम देवांगन भी पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। झाड़ूराम देवांगन, इनका जन्म वर्ष 1927 में है। इनका निवास और जन्म स्थान ग्राम बासिन भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ के हैं। पंडवानी के शुरुआती प्रारंभिक अग्रदूत, छत्तीसगढ़ में पंडवानी को स्थापित करने वाले शुरुआती कलाकार। ठीक है,
और इनका प्रेरणा स्रोत है छत्तीसगढ़ी महाभारत। तो छत्तीसगढ़ी महाभारत को इन लोग पंडवानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और जो झाड़ूराम देवांगन हैं, इन्हें पंडवानी के पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पंडवानी को क्या किया है, शुरुआत की है। तो याद रखना है कि पंडवानी के शुरुआतकर्ता का नाम क्या है, या किसने पंडवानी को शुरुआत किया है, पंडवानी गायन की शुरुआत किसने की है, तो आपको याद रखना है झाड़ूराम देवांगन ने की है। अर्थात प्रारंभिक अग्रदूत कौन है, पंडवानी को छत्तीसगढ़ में स्थापित कौन किया, पंडवानी गायन की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो किसने की है, झाड़ूराम देवांगन ने की है। तो देखो पंडवानी गायन, इनकी लोक कला का नाम क्या है, झाड़ूराम देवांगन की लोक कला का नाम है पंडवानी गायन। वेदमती शैली के प्रसिद्ध कलाकार रह चुके हैं झाड़ूराम देवांगन। ठीक है, इन्होंने किशोरावस्था से ही इन्होंने पंडवानी गायन की शुरुआत की। इनका योगदान देखते हैं, पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान दिलाई, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के समक्ष पंडवानी की प्रस्तुति भी की। इन्होंने पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के समक्ष इन्होंने पंडवानी की प्रस्तुति भी की है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हैं हमारे प्रसिद्ध कलाकार, पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन। ठीक है, और पंडवानी के और भी कलाकार हैं, कौन कौन है, पुनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव, ये इनके शिष्य लोग हैं। ठीक है, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो झाड़ूराम देवांगन के प्रमुख शिष्य कौन हैं, पुनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। तो झाड़ूराम देवांगन के प्रमुख शिष्य का नाम क्या है, पुनाराम निषाद और चेतन राम और प्रभा यादव। मैं आप लोगों को पंडवानी गायन के बारे में भी अलग से बताऊंगी ना, पंडवानी गीत में हम लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी विधाएं होती है, कपालिक शैली में क्या होता है, वेदमती शैली में क्या होता है, इसको मैं कल बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, पंडवानी गायन को हम कैसे गाते हैं, ठीक है, और क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेदमती शैली में क्या होता है, तो इसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आज तो सिर्फ मैंने गीतकार का नाम बताया है, कल मैं पंडवानी के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पंडवानी को मैं एक एक करके डिटेल में कल मैं बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है झाड़ूराम देवांगन के शिष्यों का नाम क्या है, तो पुनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। झाड़ूराम देवांगन के शिष्यों का नाम क्या है, पुनाराम निषाद, चेतन राम और प्रभा यादव। ठीक है, चलो अब हमको यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस। झाड़ूराम देवांगन वेदमती शैली के प्रसिद्ध पंडवानी गायक हैं क्या, बताओ, आंसर बताओ। ये देख सकते हो पंडवानी गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं झाड़ूराम देवांगन, क्योंकि ये बैठ के गाते थे, है ना। कपालिक शैली में लोग अधिकतर खड़े होकर गाते हैं, वेदमती शैली में लोग बैठकर गाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कल मैं कपालिक शैली और वेदमती शैली का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगी, ताकि आप लोगों से प्रश्न जो है वो बनने लग जाएंगे। ठीक, उसके अलावा झाड़ूराम देवांगन का जन्म 1927 में बासिन ग्राम भिलाई में हुआ था, सही है। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी गायन की प्रेरणा छत्तीसगढ़ी महाभारत से मिली है। तो आपका जो आंसर हो जाता है ए बी सी, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। झाड़ूराम देवांगन वेदमती शैली के प्रसिद्ध पंडवानी गायक थे। झाड़ूराम देवांगन का जन्म 1927 में बासिन ग्राम भिलाई में हुआ। झाड़ूराम देवांगन को पंडवानी गायन की प्रेरणा छत्तीसगढ़ी महाभारत से मिली थी। अब यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे, यहाँ पर हम लोग जोड़ी मिलान करते हैं। तो आइए मिला के देखते हैं। पंडवानी की शैली, है ना, पंडवानी की शैली, प्रेरणा स्रोत और प्रमुख शिष्य। तो यहाँ पर पंडवानी की शैली इनकी क्या थी झाड़ूराम देवांगन के बारे में, तो वेदमती शैली, प्रेरणा स्रोत है छत्तीसगढ़ी महाभारत, प्रमुख शिष्य हैं पुनाराम निषाद। तो आपका 1 2 3 तीनों ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। झाड़ूराम देवांगन ने किशोरावस्था से ही पंडवानी गायन आरंभ किया, सत्य है ये। उन्होंने पंडवानी को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है, सत्य है। उन्होंने कभी भी उच्च पदस्थ व्यक्तियों के सामने पंडवानी प्रस्तुत नहीं की, ये गलत है। उनके प्रमुख शिष्यों में पुनाराम निषाद शामिल हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। उन्होंने उच्च पदों के सामने में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है उन्हें, तो कैसे वो प्रसिद्ध व्यक्तियों के सामने में प्रस्तुति नहीं देंगे, देंगे ना, है ना, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
लेवल में वो जाके पंडवानी गायन कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल उन्हें प्रसिद्ध व्यक्ति तो देखेंगे ही, साथ ही साथ मैंने बताया कि उनकी पंडवानी गायन को उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने में भी प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने थ्योरी भी देखा हुआ है और कुछ प्रश्नों को भी लाए हैं आपके समक्ष। तो धीरे धीरे हम सभी लोक नाट्य, लोक गाथा और पर्व त्यौहार, व्यंजन, ठीक है, रचनाएं, साहित्य, साहित्यकारों के नाम और प्रमुख व्यक्तित्व के नाम छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे और सभी पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में प्रशासन वगैरह को भी पढ़ेंगे। जनजाति में जो लोक कला संस्कृति है, जनजाति में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, उनके पेय पदार्थ कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से और भी परंपराएं पाई जाती है, वो सब को देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करना है, और जो भी आपके बच्चे भी नहीं, आपके फ्रेंड्स है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे या हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते होंगे, उन तक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी उसको कमेंट जरूर करना है। तो देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, ठीक है। तो चलिए होमवर्क लिख लेंगे। होमवर्क 5 होमवर्क दे रही हूँ, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। पूनाराम निषाद जी के गुरु का नाम बताइए। पूनाराम निषाद जी के गुरु का नाम बताइए, ठीक है। उसके बाद दूसरा, पूनाराम निषाद जी के गुरु का नाम बताइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तीजन बाई को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तीजन बाई को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तीसरा है, भरथरी गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। भरथरी गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। उसके अलावा चंदैनी गायन के गायक का नाम लिखिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे इंतज़ार रहेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं। मैं देखूंगी क्वेश्चंस को और आपको रोज़ मैं इसी तरह से प्रश्नों को पूछूंगी और आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके आंसर्स को बताना है। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगी जो आज तक आप सुने नहीं होंगे, वैसे कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, और विभिन्न सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, है ना। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रश्नों के जो आंसर होते हैं ना, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं दूसरे दिन नेम भी अनाउंस करूँगी कि कौन सा बच्चा है जो हमेशा जो क्वेश्चन है पूछती हूँ मैं उसका जवाब देता है। और मैं लाइव MCQ भी लेती हूँ यूट्यूब चैनल में, तो वो MCQ को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। रोज़ 4 से 5 बजे हमारे सादी PSC एकेडमी के यूट्यूब चैनल में MCQ सेशन होता है मेरा, तो वहाँ पर आप जाइए, क्लास को अटेंड कीजिए और वहाँ पर भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो उस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको क्या करना है, ज़रूर देना है। देखिए जी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। धीरे धीरे अगर आप जवाब देना सीखेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को जानेंगे,
क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ताकि कल के डेट में आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब तक एग्ज़ाम में आप एक्यूरेट नहीं बनाएंगे, एक्यूरेसी नहीं लाएंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको चीज़ें जो है एक्यूरेट पता होनी चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अगर आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम होगा तो आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग कैसे पास होंगे एग्ज़ाम्स को, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करना है और क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना हो सके मेहनत करो। लिमिट सेट मत करो कि हाँ मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूंगी। अनलिमिटेड पढ़ाई करना है, जैसे कि हम लोग रिचार्ज भी अनलिमिटेड करते हैं ना, उसी तरह मतलब आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना आप मेहनत कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इसी तरह आपको मेरे इस सवाल का जवाब भी ज़रूर देना है। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं साइड हट जाती हूँ, ठीक है। और एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चंस को और जवाब ज़रूर देंगे। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो सभी बच्चों को हैप्पी बाल दिवस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बोलना भूल गई थी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को फिर से थैंक यू।